समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़ में मची भगदड़, एक महिला समेत 7 की मौत, कई घायल। आरसीबी विक्ट्री परेड से पहले बेंगलुरु में मची भगदड़, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरसीबी को किया सम्मानित, विधानसौदा में आईपीएल 2025 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम को किया सम्मानित। धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले, अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, धामी कैबिनेट में 12 प्रस्ताव पास। मार्च 2027 से शुरू हो सकती है जातीय जनगणना, सरकार ने शुरू की 2 चरणों में पूरा करने की तैयारी। राहुल गांधी के बयान पर बोले जेपी नड्डा, सरेंडर की आदत राहुल गांधी को है, भारत को नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, बीजेपी ने कांग्रेस पर एमपी के खिलाफ खोला मोर्चा। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो भाई 1 मार्च 2027 से शुरू हो सकती है जातीय जनगणना, 2027 से जातीय जनगणना संभव, 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो सकती है जनगणना, 4 चरणों में हो सकती है जातीय जनगणना। मैदानी इलाकों में मार्च 2027 से जातीय जनगणना, पहाड़ी इलाकों में 2026 से जातीय जनगणना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में 2026 से आपको बताते चले जनगणना हो सकती है, जहां पहाड़ी इलाकों में 2026 से जातीय जनगणना, मैदानी इलाकों में मार्च 2027 से जातीय जनगणना, जहां 1 मार्च 2027 से शुरू हो सकती है जातीय जनगणना, 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो सकती है जनगणना। वहीं 4 चरणों में हो सकती है जातीय जनगणना, जहां मैदानी इलाकों में मार्च 2027 से होगी जातीय जनगणना, वहीं पहाड़ी इलाकों में 2026 से होगी जातीय जनगणना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में 2026 में होगी जातीय जनगणना। तो वहीं आपको बताते चले पहाड़ी इलाकों में 2026 में जातीय जनगणना, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। साथ ही बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं को और पेंशन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो कि पेट्रोल और या डीजल से चलता है, उसको सीएनजी, बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी, इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक, संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक एसएनए अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है, तो इसको एक एसएनए अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। – 2013 में कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित। साथ ही उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन वर्जन पे सब्सिडी प्रक्रिया होगी सख्त, साथ ही सरल होगी, आपको बताते चले। और देहरादून की सीएनजी व BS6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम 15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं विक्रम व अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। एसएनए अकाउंट बनाया जाएगा। साथ ही अब एस्ट्रो नहीं होगा। बैटरी मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ होगा, केवल जीएसटी दे रहेगा। उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी।
धामी कैबिनेट के अहम फैसले, जिसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एक समान तरीके से कराई जाएगी। तो ये आपको बता दें, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए। तो वहीं धामी कैबिनेट के अहम फैसले, जिसमें मानव अधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत हुए, 7 निमित्तों और 5 अकाउंट सोर्सिंग। तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत 4 योजनाएं स्वीकृति दी गई। शेष नेत्र, लोटस वॉल, सुदर्शन चौक। नई पेंशन योजना में अब ग्रेजुटी की सुविधा दी जाएगी, जैसे कि पुरानी सेवा व्यवस्था में होता है। 859 परिवहन मित्रों को मित्र का आश्रित सेवा नियमावली में शामिल किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में सेतु आयोग ने शहरी निकायों के सशक्तिकरण पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। साथ ही आयोग ने उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने बताया कि रिपोर्ट में नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने, वित्तीय समन्वयता बढ़ाने और 12वीं अनुसूची के 18 कार्य सौंपने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में स्मार्ट गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की बात भी शामिल है। तो वहीं कर्मचारियों और आपको बताते चले, जनप्रतिनिधियों के लिए परीक्षण कार्यक्रम चलाने, अन्य राज्यों के सफल मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने तथा आपदा और भूस्खलन प्रबंधन के आम जनता को राय को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हल्द्वानी और काठगोदाम में सड़कों के अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण का कार्य तेजी से किया गया। इसके चलते अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी राहत मिल रही है। तो वहीं सुचारू यातायात व्यवस्था से न केवल जाम की समस्या कम हुई है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए डीएम, नगर आयुक्त, एसडीएम सहित 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। मामला सामने आने के बाद सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर ये कार्यवाही की है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर पलटवार करते हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतना बड़ा घोटाला बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने सफेद पोशों और संलिप्तता पर सवाल भी उठाए हैं। वर्चुअली ये लग रहा है कि एक आध दो छोटे अपराधियों को जो 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 सफेद पोश संरक्षित अपराधी थे, उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफेद पोश को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है, इतना बड़ा अपराध कोई अधिकारियों का 2-3 का गिरोह नहीं कर सकता है जब तक ऊपर का संरक्षण न हो, किसी बड़े सफेद पोश का संरक्षण न हो। अब वो सफेद है, कैसा है, किस रंग का है, मैं नहीं जानता, लेकिन स्पष्ट तौर पर संरक्षण है। और इस तरीके के जमीन के और भी घोटाले हैं हरिद्वार के अंदर जो सामने आ रहे हैं। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। जहां एक और कांग्रेस वार कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी पलटवार कर रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा। सीएम ने लिखा कि भारत की महान सेना के दशकों में सीमाओं की रक्षा की, आतंकवाद के हर ठिकाने को ध्वस्त किया और वैश्विक मंच पर भारत की ताकत का परचम लहराया। परंतु कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को ये सब दिखाई नहीं देता। इन्हें केवल सत्ता का लालच है, चाहे इसके लिए देश की गरिमा दांव पर क्यों न लगी हो। सेना का मनोबल तोड़ना पड़े, पाकिस्तान की भाषा बोलनी पड़े या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को धूमिल ही क्यों न करना पड़े। राहुल गांधी का ये कहना है कि एक फोन कॉल पर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, न सिर्फ झूठ है बल्कि ऐसा बयान है जिसे आज तक न पाकिस्तान की सेना ने कहा, न उनके आतंकियों ने, न किसी दुश्मन ने। क्या राहुल गांधी अब उन लोगों को लाइन में खड़े हो गए, उन लोगों की लाइन में खड़े जो भारत की एकता और सुरक्षा को लेकर साजिशें रचते हैं। राहुल गांधी शायद भूल गए कि उनकी पार्टी का इतिहास ही सरेंडर से भरा, चाहे वो 1947 के मुस्लिम लीग के आगे झुकना हो या 1962 के चीन सामने हार हो या 1971 की विजय को शिमला समझौते में गंवाना हो या फिर सिंधु जल समझौते व हाजी पीर दर्रे जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़ना हो। तो वही कांग्रेस बार बार राष्ट्रहित को दांव पर लगाती रही और अब वही पार्टी सेना के शौर्य व देश की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रही है। ये दुर्भाग्य नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में जमीन घोटाले के चलते तत्कालीन जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह पर कार्यवाही के बाद अब मयूर दीक्षित को हरिद्वार जिले का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। बुधवार 4 मई को उन्होंने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मयूर दीक्षित ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सबसे पहले वे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि जिले में चल रहे सभी विभागीय लंबित मामलों की समीक्षा कर उन्हें जल्द ही सुलझाया जा सके। जो भी सबसे पहले तो हम यहाँ पे समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ, जो उनके इश्यूज हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हों या शासन में कोई लंबित इश्यूज हों या जनपद में कोई इश्यूज हो, उनको रिजॉल्व करेंगे और सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, उसमें समय से पूर्ण हो जाए योजना, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मानसून सीजन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो तैयारियां की जानी उसकी भी बैठक करी जाएगी और आगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तैयारियां समय पर पूर्ण हो जाए। तो वही खबर विकासनगर से है, जहां बीजेपी नेता रोहित नेगी की हत्या से क्षेत्र में आक्रोश है। वहीं इस मामले में गुस्से में आकर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का बयान आया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पाताल से भी खोज कर लाएंगे हत्यारे को। साथ ही उन्होंने ऐसी कहा कि और उसे ऐसी सजा दी जाएगी जिसके की कृत्य करने की भी कोई सोच ना सके। आपको बताते चले सजा के साथ विदारक और बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। और जिस नौजवान की मेरा क्षेत्र रहा है तिलवाड़ी, और बहुत सम्मानित परिवार से और बहुत अच्छी समाज के अंदर उस लड़के की प्रतिष्ठा थी, और उसका दोष सिर्फ इतना था कि इस लफंगे टाइप के लोगों के झगड़े को उन्होंने स्थानीय किसी नौजवान लड़के के साथ इनका झगड़ा हुआ जैसा मुझे बताया गया, और केवल उसने उस झगड़े को सुलटाने के लिए इनको कुछ कहा और इन गुंडों ने आकर के उनकी एक नृशंस हत्या कर दी। निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। और इस प्रकार से जिस तरीके का एलिमेंट पढ़ाई लिखाई के नाम पर या यहाँ पर पेइंग गेस्ट के नाम पर, यहाँ पे किराएदारी के नाम पर रह रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्ती करने। तो वहीं देहरादून के रायपुर क्षेत्र में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पीड़ित मयंक गौतम की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज, सुराग गसरी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों शिवम, अजय और राकेश थापा को अरेस्ट कर लिया है। साथ ही चोरी के प्रयुक्त स्कूटी को भी सीज कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे की लत के कारण वारदात को अंजाम देते थे और लैपटॉप बेचने की फिराक में थे।
तो वहीं मसूरी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाली कार से हूटर बजाते हुए जा रहे एक नाबालिग को पकड़ लिया, जो गाड़ी पर नेताजी लिखवाकर दबंगई दिखा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान पता चला कि 17 वर्षीय किशोर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चला रहा था और बिना अनुमति के हूटर बजा रहा था। पुलिस ने मौके पर ही वाहन सीज कर चालान किया। परिजनों को बुलाकर कड़ी चेतावनी दी गई और भविष्य में ऐसी घटना को न दोहराने की सख्त हिदायत दी गई। तो वहीं देहरादून में निर्माणाधीन स्मार्ट ऑटोमेट पार्किंग का एक कार्य अंतिम चरण पर है। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को ऑटोमेट पार्किंग की छत लगाने की स्वीकृति दे दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी समीन बंसल के प्रयासों से जनपद देहरादून आधुनिक सुविधा युक्त ऑटोमेट पार्किंग निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में शहर में शुरुआती चरण में 3 ऑटोमेट पार्किंग कार्य अपने अंतिम चरण में है। यह आधुनिक सुविधा जल्द ही आम जन को उपलब्ध होने जा रही है। इस आधुनिक पार्किंग से तिब्बत मार्केट के सामने परेड ग्राउंड तथा कोरोनेशन अस्पताल परिसर में पार्किंग की समस्या काफी हद तक कम होगी। साथ ही जनमानस को सुरक्षित और सुविधाजनक वाहन पार्किंग मिलेगी। जिलाधिकारी के अभिनव पहल में की एक और जहां कोरोनेशन अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अब भौतिक ढांचे को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है, जिससे शहर की चिकित्सा व्यवस्था और अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी। तो वहीं रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां चेकिंग अभियान के पुलिस ने एक युवक के पास से तमंचा बरामद किया है। वहीं युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं युवक के पास से पुलिस को तमंचा मिला, जिसके चलते पुलिस ने जो अभियान चलाया, जिसके चलते युवक के पास से पुलिस को तमंचा मिला। साथ ही पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। आईपीएल के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत का अब जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें एक साथ ही जश्न के साथ एक दर्दनाक हादसे में यह जश्न बदल गया, जब बैंगलोर की चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर विक्ट्री परेड से पहले भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक में कैसे जश्न की ट्रॉफी जिंदगी से बड़ी हो गई, देखिए रिपोर्ट। आईपीएल चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की विजय परेड के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशंसक खिलाड़ियों को देखने की बेताबी में दीवारों और बाड़ों पर चढ़ गए। माहौल अस्थिर हो गया और भीड़ नियंत्रण के बाहर हो गई, जिससे अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में अब तक आधे दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों की संख्या में फैंस टीम की झलक पाने के लिए स्टेडियम के बाहर जुटे थे। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उत्साही भीड़ के बीच हालात बिगड़ गए। 18 साल बाद आरसीबी का ट्रॉफी पाने का सपना पूरा हुआ। बैंगलोर में जीत का भव्य जश्न चल रहा था। आपको बता दें, आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर 18 साल बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। 3 जून की रात अहमदाबाद में ऐतिहासिक जीत के बाद अब टीम ने अपने होम ग्राउंड बेंगलुरु में इस सफलता को खास अंदाज में सेलिब्रेट कर रही थी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम के समय भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में फैंस, खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और राज्य के कई गणमान्य लोग शामिल हुए।
बेंगलुरु में आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ के बीच भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि आपातकालीन सेवाएं मौके पर तैनात है और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हादसे के पीछे आयोजकों की लापरवाही और भीड़ प्रबंधन में चूक की आशंका जताई है और जाँच शुरू कर दी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि मैं मृतकों या घायलों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैं मौके पर पहुंच रहा हूं। वहीं इधर स्टेडियम में जश्न का माहौल जारी रहा। आईपीएल 2025 में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टीम के कप्तान रजत पाटीदार की जमकर तारीफ की। कोहली ने कहा, रजत पाटीदार लंबे समय तक हमारी टीम की अगुवाई करेगा। कोहली ने पाटीदार की कप्तानी, संयम और मैच विनिंग प्रदर्शन को टीम की सफलता की कुंजी बताया और कहा कि उन्होंने खुद को लीडर के रूप में साबित किया है। आरसीबी की पहली ट्रॉफी जीतने के बाद पाटीदार को नई उम्मीद और भविष्य का कप्तान माना जा रहा है। जहां एक और आरसीबी की 18 साल बाद मिली ऐतिहासिक जीत ने बेंगलुरु शहर को जश्न में डुबो दिया, वहीं दूसरी ओर इस खुशी का मौका एक दर्दनाक हादसे की भेंट चढ़ गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ ने कई जिंदगियों को छीन लिया, जिससे इस जीत का उत्साह मातम में बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी बड़ी भीड़ के लिए पर्याप्त सुरक्षा और व्यवस्था थी और क्या भविष्य में आयोजक इससे सबक लेंगे? फिलहाल आरसीबी की जीत और कप्तान रजत पाटीदार की नई जिम्मेदारी पर उम्मीदें टिकी हैं, लेकिन इन सब के बीच वो परिवार जिनके अपनों को इस हादसे में खोना पड़ा, उनके लिए ये दिन कभी खुशी का दिन नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है, जहां पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और बारिश और से बदतर हालत कुदरत के कहर की कहानी कह रहे हैं। बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और लगातार बारिश के कारण कई राज्यों के हिस्सों में जल स्तर बढ़ गया है और नए इलाके में जलमग्न हो गए हैं। कुछ लोग कुदरत, आपको बताते चले कि लोग कुदरत के आगे मजबूर हैं और असहाय हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मौसम सामान्य होगा और उनकी जिंदगी पटरी पर दोबारा लौटेगी। देखिए रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट में मानो बारिश नहीं तबाही बरस रही है। बर्बादी वाले सैलाब ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। लाखों लोग बारिश और बाढ़ के सैलाब से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। कई राज्यों में गर्मी के बीच पूर्वोत्तर में बारिश का कहर दिख रहा है। बारिश और भूस्खलन ने पूर्वोत्तर में मानो तबाही मचा दी है। अरुणाचल प्रदेश में भीषण बाढ़ के बीच जिंदगी में आई इस आसमानी आफत से उबारने के लिए अपने जी जान लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हर तरफ बस तबाही और सिर्फ तबाही की है। भारी बारिश से भीषण तबाही की है। नॉर्थ सिक्किम के निचले इलाकों में सैलाब की है, लैंडस्लाइड की है, जिसकी वजह से कई घर तहस नहस हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में इस वक्त हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं लैंडस्लाइड और कहीं सैलाब का सितम कहर ढा रहा है। तो मानसून की दस्तक के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मूसलाधार मानसूनी बारिश ने तबाही मानो मचा कर रख दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत की बात नहीं कही है, बल्कि बारिश की चेतावनी दी है और पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। चेतावनी आने वाले दिनों के लिए भी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई ये चेतावनी लोगों को बता रही है कि अभी सब अलर्ट पर हैं। राहत बचाव कार्य अभियान चलाया जा रहा है। अस्थायी पुल लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। गाँव की टूटी हुई कनेक्टिविटी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल हालात कितने मुश्किल हैं, ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद की जा रही है। सरकार से लेकर प्रशासनिक अमला इसमें लगा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की 15 नदियां इस वक्त उफान पर है। सबसे ज्यादा तबाही वाली तस्वीरें असम और सिक्किम से आ रही हैं। यहाँ असम के लोगों के लिए बाढ़ जैसे
काल बन गई है। हर साल बारिश के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी मानो तबाही मचाती है। इसकी बड़ी वजह चीन है। असल में हर साल आखिर क्यों आती है बाढ़ और कैसे इससे होने वाले नुकसान को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इस पर सरकार को, प्रशासन को चर्चा और विमर्श करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।